हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? जल्दी जल्दी आ जाएंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। बच्चों, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है और आज की क्लास हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमारा एनसीईआरटी वाला चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। और जो हमने कल पढ़ा था, चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, एक बार सबसे पहले ये देख लेंगे हमारा चैप्टर कौन सा है। तो बच्चों, एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, और वो खुशी क्या है? वो खुशी ये है कि जितने भी बच्चे हमारे प्रतिज्ञा बैच 2.0 से जुड़े हैं, सब के सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही मेहनत से और लगन से आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये जो शुरुआत में हमारा लगन है, मेहनत है, ये हमेशा अंत तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक यही लगन, यही हिम्मत, यही मेहनत बनी रहनी चाहिए। इसमें फॉल नहीं आना चाहिए। कभी कभी हो जाता है कि थोड़ी हमारी सी लगन, थोड़ा हमारा जुनून कम हो जाता है, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अगेन फिर वो अप होना चाहिए। आपका ग्राफ कभी ऐसे 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 नहीं होना चाहिए। आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए और लगन और मेहनत तो वैसी ही रहनी चाहिए। तो प्रणाम, जो लोग प्रणाम कर रहे हैं उन लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद, है ना। और सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं मैम। थैंक्स बेटा, आप लोग अच्छे हैं। और हिमानी चौहान गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो चले स्टार्ट करें। कल तक हमने पढ़ा था पोषण आहार। देखो अभी ना क्लास थोड़ा सा स्लो पोजिशन मोड में चल रही थी। क्यों स्लो मोड में चल रही थी? कि शुरुआती दौर में अगर हम थोड़ा सा स्लो में चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका तो समझ में आ गया होगा कि मैडम कैसे पढ़ा रही हैं, है ना। अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी हमारे किस तरीके से काम आएगी। एनसीईआरटी का मैंने 3rd चैप्टर आपका उठाया और मैंने आपसे कहा था कि इस 3rd चैप्टर में एनसीईआरटी के सिलेबस को आपके पीसीएस के सिलेबस से कनेक्ट करूंगी बच्चों, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनसीईआरटी कुछ अलग है, वही सिलेबस से हम इसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि हम तो 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी में जो ये पोषण वाला चैप्टर दिया गया है, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें तो बच्चों की तरह से दिया गया है, इसलिए मैं और आगे की चीज़ें इसमें आपको बता रही हूँ, है ना। यूपीपीसीएस हटवा दो, कोई लाइब्रेरी में देखता है तो मजाक बनाते हैं मैम ऊपर से। यूपीपीसीएस हटवा दो? क्यों बेटा, क्यों? आकाश, मजाक किस बात का? पहले ही बताओ, मजाक किस बात का? जल्दी नहीं मिल रहा है मैम, प्लीज कुछ कीजिए। पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, ओके, आज इसके लिए मैं बात कर लूंगी, ठीक है। बताओ, मजाक मजाक किस बात का बनता है? कौन मजाक बनाता है भाई? जो वो लोग मजाक बनाते होंगे जिनको यूपीपीसीएस पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है ना। तो मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ यूपीपीसीएस, भले ही उसमें लिखा हुआ हो, कोई भी एग्जाम देने जाओगे वहां से आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। यूपीपीसीएस से लेके यूपीएससी तक, एसएससी से लेके यूपीपीसीएस तक, एसआई से लेके यूपीएससी तक, है ना। और जितने भी टीजीटी पीजीटी जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सब में यहाँ से आपकी क्या कर होगी, आपको फ़ायदा मिलेगा कि मैम इतनी बड़ी तैयारी करते हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। बोलते हैं बनेगा एसडीएम, बस इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, आपको डिमोरलाइज करते हैं। तो बेटा ये बात सही है मैम कि तू बनेगा कलेक्टर। ओह, ऐसे बोला जाता है? हैंड रिटन नोट्स नहीं आया अभी तक, ओके, इसके बारे में बात करूंगी। आवाज़ कट रही है तो थोड़ा सा अपना वो जो है रिफ्रेश कर लो। अब यहाँ पर सुनो,
देखो बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, और वो बात ध्यान से क्या सुनना, आपने एक कहानी सुनी होगी। आपकी ये बात सुन के ना मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना। आप लोगों ने बच्चों एक कहानी सुनी होगी। मैंने भी जब तैयारी शुरू की थी तो बहुत से लोग यही कहने लगे थे, भाई डीएम साहब, डीएम साहब, डीएम साहब, ऐसे बोलने लगते हैं। जैसे ही आप तैयारी शुरू करेंगे वैसे ही आप लोग आपको ऐसे बोलने लगेंगे, और लोग आपको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। इस दुनिया में बच्चों माता पिता के अलावा आपका कोई ऐसा नहीं है जो आपको ये कहेगा बेटा तू आगे बढ़, है ना, तू किसी से मत डर, तू आगे बढ़। हर कोई आपके अंदर कमियां निकालेगा, ये कर सकता है, तू बन सकता है, तू करेगा, जबकि वो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते। तो एक मेंढक की कहानी आपने सुनी है। एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, और एक मेंढक उस कुएं से बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रहा था, और करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था, और नीचे खड़े हुए सारे मेंढक उससे कह रहे थे तू ऊपर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, हमने बहुत कोशिश कर ली है, तू फिसल के गिरेगा, तेरी हड्डी टूटेगी, वापस आ जा, ऊपर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो इसी कुएं में है, इसके बाहर बहुत बुरा है, तू आजा, हम नहीं चढ़ पाए, तू भी नहीं चढ़ पाएगा, तेरे अंदर इतना दम नहीं है कि तू चढ़ पाएगा, तू ऊपर चढ़ते चढ़ते फिसल जाएगा। वो बेचारा एक बार फिसला, उसे कहा ले, फिसल गया ना। फिर वो दोबारा चढ़ा, फिर उससे कहा देख तू नहीं चढ़ पाएगा, फिसल जा। और धीरे धीरे वो मेंढक चढ़ते 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 बाहर निकल गया। अब उसके ऊपर किसी की बात का असर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ उसके ऊपर किसी की बात का असर कि वो कानों से बहरा था, वो मेंढक सुन नहीं सकता था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या नहीं कह रहा है। वो बस अपने काम में लगा हुआ था और काम करता गया और आगे बढ़ता गया। बच्चों, 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये दुनिया आगे नहीं बढ़ने देती। आपके सगे संबंधी, आपके भाई बहन, आपके आसपास के लोग, या फिर आप वो लोग जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, वो आपके अंदर 70 कमियां निकालते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। और मजाक अगर कोई बनाता है, इसका अंदर मतलब उसके अंदर खुद हिम्मत नहीं है, तो इस बात को दिमाग से निकाल दो, है ना, दिमाग से निकाल दो। मुझे भी सब यही कहते हैं, मंजू सिंह चौहान, बेटा तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, सुनो ही मत, है ना, ऐसे लोगों की बातें तो सुनो ही मत। बच्चों आप सब कर सकते हैं, सब कर सकते, तभी तो आपने इस बैच में एडमिशन लिया है। अगर आप ना कर सकते होते तो फिर इस बैच में एडमिशन ना लेते। आपके मन में आई तो ये बात आई ना, ये बात, ठीक है। चलिए, आप लोग सब ये कह रहे पीसीए यूपी पीसीएस हटवा दो, तो मैं इस बारे में सर से बात करूंगी, या आपकी समस्या बताऊंगी कि हमारे बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल भारत साहू, आपने सही बात कही कि हाथी अपनी चाल चलता रहता है और पीछे कुत्ते भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। तो बोलने वाले लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, और हर कोई यही कहेगा तुम नहीं कर सकते, अरे बहुत मुश्किल है यार, अरे बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज से पहले जो बच्चों ने क्वालिफाई किया, या जो बच्चे बन गए, या जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो क्या कुछ आपसे अलग थे? आप अपने आप से ये पूछना कि जिसका सिलेक्शन हो गया, क्या वो मेरे से कुछ अलग था? हाँ, अलग था। उसने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया, उसको जो करना था वो करना था उसे, बस सही मार्गदर्शन। चलें, अब इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, हम बात करेंगे इस बार गूगल मीट में भी बात करेंगे, और मैं सर से भी बोलूंगी। तो यूपीपीसीएस की नहीं, आप सीधे के सीधे दिमाग में रखो मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, यूपीपीसीएस को भी हटा दो, ठीक है। जब यूपीएससी के लिए सोचोगे ना, संघ लोक सेवा आयोग के लिए जब सोचोगे, तो अपने आप यूपीपीसीएस हो जाएगा। आप ये सोचो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। और बच्चों, कोई भी तैयारी, कैसा भी एग्जाम, शुरुआत 1 से की जाती है। आपको अगर सीढ़ियां चढ़नी है, आपको अगर बुर्ज खलीफा पर भी जाना है, ऊंचाई पर पहुंचना है, तो चढ़ोगे तो पहली ही मंजिल से, पहली ही सीढ़ी से। अब अगर कोई पहली सीढ़ी पर खड़ा व्यक्ति है और उसको ये कह दिया जाए तेरे अंदर दम है इतना चढ़ने का, तुझसे नहीं होगा भाई, तू रहने दे, तेरे अंदर दम है, तो सीधा वो क्या होगा, वो तो दूसरी सीढ़ी भी नहीं चढ़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वो तो दूसरी सीढ़ी भी नहीं चढ़ेगा। तो आपको चाहे प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे राष्ट्रपति बनना हो, चाहे आईएएस बनना हो, चाहे पीसीएस बनना हो, आपको पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और जब पहला कदम उठाएंगे और लोग आपको टोक देंगे, तो ऐसे लोगों को करो खल्लास,
तेरे बस का खुद नहीं है, जा अपना काम कर। ऐसे लोगों को सीधा ये कह दो, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, वो लोग नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, ये बात मानना, ठीक। वो कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोग जो दूसरों को बोलते हैं। बस आते हैं यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, अब देखो मजा आ रहा है ना क्लास में, बस एक बात सोचो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ऐसा कहता है उससे कहा कर, भाई तू भी बैठ जा मेरे साथ एक दिन क्लास में ना, तो देखना कितना मजा आ रहा है। चल कोई बात नहीं, हम पीसीएस नहीं करेंगे, हमें कम से कम कुछ चीजें तो समझ में आ रही है, कुछ नया तो आ रहा है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक है, क्लियर। तो ये वाली चीज, और डरना वरना कुछ नहीं होता बच्चों, आप लोगों की उम्र में तो लोग हिमालय चढ़ जाते हैं, आप लोग डर किस बात से रहे हैं। आप सारे के सारे ऑफलाइन में आ जाओ, यहाँ आ जाओ मिलने के लिए, सबका डर भाग जाएगा। आओ बैठो, एक दो दिन बात करो आके बैठ के, है ना, जरूरी है, कभी भी मौका मिले चले आओ, ऑफिस में चले आओ। तो आते हैं यहाँ बात करते हैं कि हमने बात की थी भोजन की, ठीक है, और हमने जो बात की थी भोजन की, तो हमने देखा था कि हमारे भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं और वसा हमारे शरीर में क्या काम करती है। फिर हमने देखा कि हमारे भोजन के जो घटक हैं उसमें मैंने आपको विटामिन पढ़ाया था कि विटामिन हमारे भोजन का बहुत महत्वपूर्ण घटक है ना, हाँ ठीक है, विटामिन हमारे भोजन का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। तो विटामिन कौन कौन से हमने पढ़े थे, विटामिन ए पढ़ा हमने, विटामिन B1 पढ़ा हमने, विटामिन डी पढ़ा हमने। विटामिन डी धूप का विटामिन, सनशाइन विटामिन, सनशाइन का मतलब है धूप का विटामिन है, और ये धूप से नहीं मिलता है। जब धूप हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेस्ट्रॉल, इर्गिस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ मत बताओ, अपना काम करते रहो। जो स्क्रीन पर लिखा है उसकी बात कर रहे हो, हाँ स्क्रीन पर क्या लिखा है ये सबको, हाँ। तो अब हम आते हैं, विटामिन ए हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट ये मैंने आपकी एनसीईआरटी की कटिंग लगाई है, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी के 3rd पार्ट में आपका चैप्टर का नाम है आहार, ठीक, हित बुक, मित बुक, ऋतु बुक, आहार कैसा होना चाहिए, ठीक है, आहार ऐसा होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात ये करते हैं कि विटामिन हमने पढ़ लिए, विटामिन ए पढ़ा, विटामिन बी पढ़ा, विटामिन डी पढ़ा, विटामिन सी पढ़ा, और बी और सी मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप लोग सभी लोग लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आज की डेट डालेंगे, ठीक है, आज की डेट क्या है आज की डेट है आपकी 25 फरवरी, ठीक है, 25 फरवरी आपकी डेट है। एक एक दिन बढ़ना है, एक एक दिन, ठीक है, 25 फरवरी आपकी डेट है। और बिल्कुल आता है खुशबू, आपका मैसेज दिख रहा है बेटा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, मैं इधर लिख रही हूँ। 25 फरवरी आज की डेट है, 25 फरवरी 2026। हम क्या पढ़ रहे हैं, 6 क्लास की 6 क्लास एनसीईआरटी, 6 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है 3rd, 6 क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 3rd, चैप्टर का नाम क्या है, आहार, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, आहार। अब अगर किसी के पास एनसीईआरटी नहीं है तो उसको ये चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। अच्छा एक बात और क्या, मैंने केवल आहार लिया, चैप्टर लंबा है, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, ये इन्होंने चैप्टर का नाम दिया है क्योंकि ये इसमें बता रहे हैं कि एक स्वस्थ शरीर को कैसा आहार खाना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग कैसी होती है, माइंडफुल ईटिंग कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। तो जो आपसे कहता है कि ये बनेगा कलेक्टर करना, हाँ मैं तो भैया चाहे बनूं ना बनूं तो अलग बात है, तू बता दे कि माइंडफुल ईटिंग किसे कहते हैं, तू बता हितबुक मितबुक ऋतुबुक क्या होता है, ऐसे करके पूछ लो। तू बता कि स्मोकिंग करने से कौन सा विटामिन शरीर में खत्म हो जाता है, तू बता कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारे यूरिन में भी पास होता है, विटामिन सी हमारे यूरिन में भी पास होता है ना। तू बता दे कि तूने जो लड्डू खाए हैं वो तुझे एनर्जी देते हैं कि नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे सवाल किया करो अगर कोई आपसे कोई बात पूछता है तो,
ठीक, हेल्दी कंपटीशन लगाओ। अच्छा बेटा तुझे बताऊंगा मैं, या तुझे मैं बताऊंगी कि तू कितना पानी में है, मैं तुझे एनसीईआरटी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल के पूछती हूँ, अब देखना। ऐसे लगाओ हेल्दी कंपटीशन, डरो मत, डिमोरलाइज मत हो। आप बहुत स्पेशल हैं जो आपने इस बैच में एडमिशन लिया पढ़ने के लिए। तो हमने, हमारा चैप्टर है ये, और यहाँ पर बात क्या करते हैं कि हमने कहा विटामिन। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आहार। आहार में हम क्या पढ़ रहे हैं? आहार में हम पढ़ रहे हैं विटामिन। ठीक है, और विटामिन में हमने कौन कौन से विटामिन पढ़ चुके? हम विटामिन पढ़ चुके हैं, विटामिन ए हमने पढ़ लिया है। विटामिन ए कल पढ़ा था, तो विटामिन ए का नाम भी आपको याद हो गया, विटामिन ए कहाँ से मिलता है ये भी आपको पता चल गया, और है ना, और क्या, और हमें ये भी पता चल गया कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी, ठीक है, ऊपर लिखा बोर्ड पर, अच्छा वो विटामिन ए की अगर ऊपर लिखा है बोर्ड पर, ये वाला जो लिखा हुआ है, ठीक, विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो रोग कौन सा होगा? ठीक है, ये भी क्या है, ये भी हमें पता है। ठीक है, कि खोने के लिए कुछ नहीं है, और यूपी पढ़ लो तो नॉलेज बहुत होगा। बिल्कुल रंजना गौंड, आपने एकदम सही बात कही बेटा। नॉलेज, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो किस कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। आपसे सब कुछ छीन लेगा कोई, लेकिन फिर आपका ज्ञान नहीं छीन सकता, ये बात हमेशा याद रखना। तो नेक्स्ट आते हैं विटामिन ए, फिर बात करते हैं कौन सी? विटामिन। चलो हम, आप अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना ये जो ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं इसके लिए सर से बात करूंगी, ठीक है, कि हमें ये हेडर देना है या नहीं देना है। कैन आई गेट दिस कंटेंट इन इंग्लिश? यस बिल्कुल दीपा, व्हाई नॉट। ठीक है, तो आहार, विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, ये मैंने कल सारा पढ़ा दिया था। विटामिन ए के बाद हमने विटामिन बी पढ़ा है, विटामिन बी के बाद हमने विटामिन सी पढ़ा है, और विटामिन सी के बाद विटामिन डी पढ़ा है। ठीक है, अब देखो जो 4 विटामिन पढ़े, 4 विटामिन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। एक विटामिन से क्या होता है, देखो अगर किसी को नाम नहीं याद होता ना, तो मैं नाम याद करने का तरीका बताती हूँ। क्या तरीका है? विटामिन ए जो है इससे क्या होता है, इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, इसका नाम है रेटिनॉल। तो रेटिना कहाँ होता है? रेटिना होता है आँख में, सबको पता है आँख में आपकी एक रेटिना होता है, और ये रेटिना आँख में होता है ना, रेटिना। तो रेटिना आँख की, अगर रेटिनॉल कम हो जाए तो आँख की क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो रेटिनॉल से रेटिना याद रहेगा, है, रेटिनॉल से रेटिना याद रहेगा। फिर देखते हैं बी मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे, तो हमने विटामिन B1 पढ़ा है। मैं आज आपको विटामिन B12 के लिए एक नाम बता रही हूँ, विटामिन B12। बी हमने पढ़ा, ये तो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। B12 का नाम क्या होता है बताइए? विटामिन B12 का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे, विटामिन B12 का नाम क्या है? B12 50 तक खत्म कर दीजिए, रमजान तक प्लीज मैम, रिक्वेस्ट। ओके, तो B12 का नाम क्या है? B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। अच्छा, सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ से क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा विटामिन है जो यूरिन में भी पाया जाता है? और डी क्या है? कैल्सीफेरॉल। आपको बताया था ना मैंने कि अगर डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम अवशोषित नहीं होगा। कैसी से पूछना कि बेटा आज तू दूध पी के आया होगा ना, तो दूध किस लिए पिया है? ताकि शरीर को क्या मिले? कैल्शियम मिले। तेरा कैल्शियम तुझे मिलेगा ही नहीं अगर तू सारा दिन लाइब्रेरी में बैठा रहेगा, सुबह मॉर्निंग की धूप नहीं लेगा। विटामिन डी जरूरी है कैल्शियम के लिए। तो B12 और डी, विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्यों? क्योंकि विटामिन डी से क्या मिलता है? विटामिन डी किस लिए जरूरी है? कैल्शियम के लिए जरूरी है। विटामिन डी कैल्शियम के लिए जरूरी है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है, कैल्शियम के
अवशोषण के लिए जरूरी है। और B12 है, बिल्कुल सही बताया, साइनोकोबालामिन। देखो अब क्या यहाँ पर कितना मजेदार नाम बनता है। अगर हम लिखते हैं ना B12, पढ़ाई करो तो मजे मजे में पढ़ो। B12, 12 को तोतला बच्चा क्या बोलेगा? बोलेगा बाला। 12, 12 क्या है? 12। 12 को तोतला बच्चा क्या बोलेगा? बाला। तो क्या? साइनो, साइनो, ठीक है, कोबालामिन, इसको यहां पर करते हैं बाला, मतलब तोतला बच्चा बोल रहा है इसे बाला, तो ये हो गया साइनो, साइनो कोबालामिन, साइनो कोबालामिन। कोबाला, बाला मतलब 12। और फिर इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट क्या है? एक धातु है, ठीक है, कोबाल्ट एक धातु है। और ये क्वेश्चन बच्चों यूपीएससी तक में आया हुआ है। कोबाल्ट एक धातु है और इसमें B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया, अभी किसी ने कमेंट किया था और देख के अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चे भी हैं। इसकी कमी की वजह से शरीर में क्या हो जाता है? इसकी कमी से, इसकी कमी से शरीर में घातक एनीमिया, शरीर में घातक एनीमिया, घातक एनीमिया मतलब खून की कमी, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से। ओके, ये चीज समझ में आई? मैम लाइव क्लास नहीं ले पाते तो रिकॉर्डेड ठीक ही है ना? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड देख लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रिकॉर्डेड देखो, आप लाइव देखो, जितना कंटेंट मैं दे रही हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस वो समझो। अपने आप को एकदम ऊंचाई पे रखना है बच्चों। आप में से हर बच्चा अनोखा है, हर बच्चे में एक अलग विशेषता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं बच्चों, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, मैं इसलिए भी नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों ने एडमिशन लिया है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं साइंस पढ़ाती हूँ और मैं इस लॉजिक को जानती हूँ कि हर जीव अपने आप में विशेष है, उसके अंदर कुछ खास बात है और ज़रूरी है कि जो उसके अंदर खास बात है वो उसको पहचानता है कि नहीं। तो विश्वास अपने अंदर रखना जरूरी है कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं या मैं ये कर सकती हूं। ओके, तो यहां पर हम आ गए कहाँ? B12 हो गया, C हो गया, D हो गया। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कैल्शियम, मिनरल्स, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक लेनी है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि हमारे में खनिज भी मुख्य पोषक तत्व हैं। खनिज क्या है? मुख्य पोषक तत्व हैं। इनके बिना, पोषक तत्व हैं खनिज। बच्चों आपको मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग एकदम नेगेटिव रहते हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में रहते हैं। जानते हो नेगेटिविटी और डिप्रेशन क्यों आता है? आपको पता है ये बात? नेगेटिविटी आती है अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है और B12 की कमी है, साइनोकोबालामिन की कमी है, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। समझ रहे हैं? विटामिन डी अगर आपके अंदर नहीं है, कम है, तो आप डिप्रेशन में रहेंगे। B12 अगर कम है तो आप डिप्रेशन में रहेंगे, आप अच्छा सोच ही नहीं सकते। सेम वैसे ही जिस तरीके से सर्दियों में कभी आपने देखा है 2-4 दिन अगर धूप ना निकले तो बॉडी अजीब सी हो जाती है ना, ठीक है, अजीब सा, कहीं आपको अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए तो अजीब सी बॉडी रहती है कि नहीं रहती है?
रहती है ना। तो अगर आपको धूप प्रॉपर मिल जाए तो आपका शरीर खुल जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से शरीर के अंदर अगर डी की कमी है तो डिप्रेशन रहेगा, माइंड काम नहीं करेगा। B12 की कमी है तो माइंड काम नहीं करेगा, बुझे बुझे से रहेंगे, एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, तो आप बेहतर काम कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर हमारे शरीर में खनिज तत्वों की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर सकती, है ना। तो हमारी बॉडी कभी भी प्रॉपर काम नहीं कर सकती। और आपने देखा होगा एक मूवी है लगे रहो मुन्ना भाई और मुन्ना भाई MBBS करके, है ना, जिसमें गांधी जी वाला जो दिखाया गया है, शायद वो लगे रहो मुन्ना भाई है, जिसमें क्या दिखाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि केमिकल लोचा, एक शब्द सुना होगा, है ना। बहुत गुस्सा आता है, प्रतिभा पानी ज्यादा पिया करो, 5 मिनट का मेडिटेशन किया करो, गुस्सा चला जाएगा। और जब ये पता चलेगा कि इस गुस्से से मेरा ही शरीर बेकार हो रहा है तो गुस्सा नहीं आएगा। और जब गुस्सा आए तो उल्टी गिनती गाया करो। मतलब अगर आपको गुस्सा बहुत तेज आ गया है तो शुरू करो 100, 99, 98, है ना, 97, 96, 95 और हिंदी में पढ़ो 99, है ना, 99, 98, 97, 96, 95। गुस्सा अपने आप भाग जाएगा क्योंकि आपने ध्यान कहीं और लगा दिया। अब सुनो, जो केमिकल लोचा है, केमिकल लोचा किसे कहते हैं? केमिकल लोचे का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जब कुछ मिनरल्स कम हो जाते हैं, जब कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो हमारा शरीर अलग तरीके से काम करने लगता है। वो एनर्जेटिक नहीं रहता, वो मोटिवेट नहीं रहता, उसमें पॉजिटिविटी नहीं रहती है, वो नेगेटिविटी से भरा रहता है। इसीलिए कभी आपने किसी भी बिजनेसमैन को, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें कभी एकदम ऐसे देखा है, लंजू पंजू देखा है? उनको कभी देखा है? कभी टाटा, जो रतन टाटा थे, उनको कभी फर्क पड़ा किसी चीज़ का कि कोई चीज़ लॉन्च करनी है, लोगों ने कहा अरे ये नहीं हो पाएगा, ये करेगा, ये करेगा? वो करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? बिकॉज वो अपनी हेल्थ पर ध्यान रखते हैं। तो जितना आपके अंदर आपके पोषक तत्व स्ट्रांग रहेंगे, जितने चाहिए उतने अगर रहेंगे, तो आप हमेशा क्या होंगे? आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। तो मुन्ना भाई MBBS में भी क्या था? केमिकल लोचा था। गांधी जी दिखने लगते हैं, वो उतना ही वही सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। और ऐसा होता है, जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, जिन लोगों को जो डीमोटिवेट होते हैं, घबराए रहते हैं, काम करने में मन नहीं लगता, डॉक्टर सबसे पहले उनको मल्टी विटामिन्स, आयरन और कैल्शियम की गोलियां देते हैं। समझ में आ रहा है? और बच्चों, केवल हमारे ही नहीं, अब मैं आपको बहुत ऊपर की बात बता रही हूँ, सिलेबस से ऊपर की बात बता रही हूँ, जो बता रही हूँ वो कंटेंट है। केवल हम ही नहीं, पेड़ पौधे भी इसी तरह रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो भी सजीव हैं। मैंने आपको क्या बताया है? सजीवों का वर्गीकरण करवाया ना मैंने, अब सजीवों के गुण करवाए ना मैंने आपको। तो पेड़ पौधे भी आपके ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। क्यों? आप में से बहुत से लोगों के यहाँ पे खेती होती होगी, क्यों यूरिया डाला जाता है, क्यों कैल्शियम डाला जाता है, क्यों दवाइयों का छिड़काव किया जाता है पेड़ पौधों में? बताओ, कभी समझ में आया आपको? क्योंकि पेड़ पौधों की कोशिकाएं भी वैसे ही ग्रोथ करती हैं। समझ में आ रही है ये बात या नहीं? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। तो खनिज जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी बात करते हैं। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो मुख्य पोषक तत्व आ गया आपका कैल्शियम। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? आपका कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम क्यों चाहिए? कैल्शियम क्यों चाहिए ये बताओ? कैल्शियम शरीर को क्यों चाहिए? हड्डियों के विकास के लिए आपको कैल्शियम चाहिए होता है ना। हड्डियों के विकास के लिए चाहिए होता है आपको कैल्शियम। ठीक है, जो टेबल दी हुई है उसी में से मैं बता रही हूँ। पहले ये टेबल पढ़ लेते हैं, फिर इसके बचे हुए पॉइंट कर लेंगे। कैल्शियम कहाँ चाहिए? बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, हड्डी के विकास के लिए। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, हड्डियों के विकास के लिए हमें क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए होता है। ठीक है, न्यू ओवर थिंकिंग। मैम ओवर थिंकिंग के लिए क्या करें? लिखा करो।
ओवर थिंकिंग अगर है तो, ठीक है। ये हमारी हड्डियों के ही नहीं, हमारे दांतों को भी मजबूत बनाता है इसकी कमी से। अब यहाँ पर हम आते हैं, अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ठीक है। हम यह कहेंगे डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पोर का मतलब क्या होता है, पोर क्या होता है, पोर का मतलब होता है छिद्र। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोसिस नहीं लिखा है मैंने, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस का मतलब है हड्डियों में क्या बन गए हैं, पोर बन गए हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कैसी हो गई हैं, खोखली हो गई हैं। खोखली का मतलब इनमें कैल्शियम का लेवल कम हो गया है। अब एक बात बताओ, एक बात आप ये बताओ कि आपके पास अगर ये पेन है, ये स्ट्रॉन्ग पेन है, किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर कोई ऐसी चीज आपके पास है जो लचीली है, लचिक है, अब ये एकदम ऐसे क्या हो जाएगी, वॉइस प्रॉब्लम कैसे हो रही है, प्रॉब्लम कैसे, आवाज प्रॉपर आ रही है, आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी, मेरी आवाज, हाँ। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाना, ठीक। मैंने लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस, हिंदी में लिखा है बच्चों, मैं लिख रही हूँ कैल्शियम की कमी से, ठीक है। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से क्या हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। ऐसे लोग अगर ये अगर ज्यादा हो जाए तो ऐसे लोग बाल्टी भी उठाएंगे तो हड्डियां क्रैक हो जाती हैं, समझ रहे हो ना। कैल्शियम, क्योंकि हमारी हड्डियां किसकी बनी है, कैल्शियम की बनी हुई है, हमारी हड्डियों में क्या भरा हुआ है, कैल्शियम भरा हुआ है। आवाज कट कट के आ रही है, आवाज कट कट के आ रही है, 1 सेकंड के लिए होल्ड करो जरा, है ना, 1 सेकंड के लिए होल्ड करो, चेक कर लेती हूँ मैं, ठीक। और क्या होने लगेगा, दंत क्षय होने लगेगा, हाँ। पेशियों की संकुचनशीलता में भी भाग लेता, बहुत बढ़िया पॉइंट बताया है रेखा शर्मा, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हो गया, ठीक है। अभी आवाज सही आएगी, तो आवाज एकदम सही आनी चाहिए, कट कट के तो नहीं आनी चाहिए। अभी कैसी आ रही है, तो कोई थोड़ा बहुत चल रहा होगा, हाँ मैम, तो आवाज अब सही है, सही है, क्योंकि मेरे सिस्टम में सही आ रहा है, हो सकता है कि कुछ ऐप की प्रॉब्लम चल रही हो, मेंटेनेंस वाला चल रहा था ना इसलिए। तो कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको बता दिया, हड्डियों का क्षण भंगुर हो जा, हड्डियों का भंगुर हो जाना, दांत खराब हो सकते हैं। पेशियों के संकुचनशीलता के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है, लेकिन ये पॉइंट हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे बाद में। अब हम आते हैं यहाँ पर, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया आयोडीन। आयोडीन बहुत जरूरी है बच्चों, किसके लिए जरूरी है आयोडीन, तो आयोडीन किसके लिए जरूरी है, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन क्या होता है आपको पता होगा। आयोडीन, एक ऐड आता था टीवी पर, ठीक है, और टीवी पर एक ऐड आता था, उसमें एक लेडी है, वो लेडी पंडित जी के पास जाती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बच्चा, होने वाला बच्चा स्वस्थ हो, तो मैं ₹1.25 का प्रसाद रोज चढ़ाऊंगी, ध्यान से सुनना, है ना। तो वो पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि बेटी तुझे आयोडीन नमक खाना चाहिए, अगर तू आयोडीन नमक खाएगी तो तेरा पुत्र स्वस्थ होगा। लेडी कहती है आयोडीन नमक तो महंगा होगा, पंडित जी कहते हैं तेरे ₹1.25 के प्रसाद से सस्ता है आयोडीन नमक। फिर पीछे से आवाज आती है,
आयोडीन नमक बच्चे के, गर्भवती महिलाओं और बच्चे के मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक है। भारत सरकार की ओर से जनहित में जारी टिंग टोंग रेडियो पे ये ऐड आता था बच्चा। अब आप खुद सोच के देखो कि आयोडीन नमक कितना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है बेटा लोग कि अगर आयोडीन की कमी रहेगी, समझते चले जाओ सारी चीज़ें, फिर मैं आपको बताऊंगी ये चीज़ कहाँ जाके कनेक्ट होगी। अगर आयोडीन की कमी होगी तो एक बात याद रखना, बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। अगर आयोडीन की कमी होगी, किसी बच्चे के खाने में आयोडीन की कमी होगी, तो आयोडीन की कमी से क्या आती है? मानसिक दुर्बलता आती है, मानसिक दुर्बलता। ठीक है, मानसिक दुर्बलता आएगी, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब होगा वो व्यक्ति, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेन डेवलपमेंट नॉट प्रॉपर। ठीक है, नॉट प्रॉपर, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, इस चीज को समझो। अब जब मैं आपको क्या समझाऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी एक चैप्टर आगे चल के जो आएगा, वो चैप्टर होगा, हाँ वो चैप्टर कौन सा चैप्टर होगा? वो चैप्टर आपका होगा ग्लैंड्स वाला चैप्टर होगा। ग्लैंड्स वाला का मतलब जिसमें हम पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले में। ये सारी चीजें मैं अभी बता रही हूँ, लिखवा नहीं रही हूँ, बिकॉज हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और यकीन मानना बच्चों, 50 दिन के बाद ना आप एकदम बम का गोला होंगे। जो आपको कह रहा है ना कलेक्टर बनेगा, आप उसके ऊपर ऐसे फूटेंगे, वो बेचारा चला जाएगा लाइब्रेरी छोड़ के। तो जब हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है आयोडीन, जो हमारे शरीर से ही लेती है थायराइड ग्लैंड, और उसकी कमी की वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो बच्चों में एक रोग होता है जिसे कहते हैं क्रेटिनिज्म, है ना, जिसे क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म कहते हैं। लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, ये करेंगे हम बाद में, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और आयोडीन की कमी से ही घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी के साथ साथ ये थायराइड की गड़बड़ी से भी होता है। और बच्चों, जो मेंढक होता है ना, मेंढक का जो लार्वा होता है ना, मेंढक का जो लार्वा होता है, वो लार्वा बेचारा निन्नू सा लार्वा होता है, जरा सा देखा होगा पानी में तैरता हुआ मेंढक का लार्वा, आप लोगों ने कभी देखा होगा। ये मेंढक है, और इसका मेंढक तो ये ऐसे होता है, ठीक है, ये तो हमने मेंढक बना दिया, लेकिन इसका लार्वा जैसे ऐसा होता है, मछली के जैसे फ्री स्विमिंग करता है ये लार्वा बेचारा, ऐसा पतला सा छोटा सा लार्वा होता है। अब ये लार्वा एडल्ट नहीं बन पाता। अगर इसकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो लार्वा कभी भी वयस्क नहीं बन पाएगा, लार्वा वयस्क में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, अगर उसके अंदर आयोडीन की कमी है, समझ में आ रहा है? अब मैंने ऐसा क्यों बताया आपको? मैंने ऐसा इसलिए बताया आपको कि बेटा आयोडीन ना केवल मनुष्य के लिए बल्कि ये जंतुओं के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, हम मछली समझ लेते, नहीं मछली नहीं है, जो फिश लार्वा तालाब में नहीं तैरता है जहां मेंढक होते हैं, मेंढक का लार्वा, मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं बताओ जल्दी से? मेंढक लार्वा को का एक नाम है, मेंढक लार्वा को टेडपोल कहते हैं। मेंढक लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल। ठीक है, टेडपोल। तो टेडपोल कभी भी वयस्क नहीं बन पाएगा, वो जवान नहीं हो पाएगा अगर उसके अंदर आयोडीन की कमी होगी मेंढक के लार्वा में, और उसकी बुद्धि का विकास भी नहीं होगा। तो थैंक्स टू अवर मदर कि हमारी माँ ने खूब आयोडीन खाया था, तो हमारी बुद्धि तो ठीक है ना। तो उनकी बुद्धि गड़बड़ है, जो आपको कुछ भी बोलते हैं उनकी बुद्धि गड़बड़ है, उनके अंदर आयोडीन की कमी है। तो आयोडीन की कमी मंद बुद्धि करती है ना, ये डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जो भी मंद बुद्धि है उसमें आयोडीन की कमी होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई सभी बच्चों को?
अगर सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ भाई आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से मानसिक विकास नहीं होता। अब आयोडीन पाया किस में जाता है? आपकी एनसीईआरटी इसमें एक बात करती है, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि भाई अगरिया समुदाय है जो साल्ट फार्मिंग करता है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, साल्ट फार्मिंग की बात करता है। साल्ट फार्मिंग की बात कौन करता है? साल्ट फार्मिंग होती है गुजरात में, नमक की खेती गुजरात में की जाती है, एक ट्राइब है वहां पर अगरिया, है ना। द प्रैक्टिस साल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ, अगरिया, ठीक है। साल्ट फार्मिंग कौन कर रहा है? ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है अगरिया एक ट्राइब है, ट्राइब, ठीक है। अगर यह ट्राइब है मतलब जनजाति है, कहाँ है? गुजरात में है। ये साल्ट फार्मिंग करते हैं कच्छ के रन में, कच्छ के रन में, क्लियर? कच्छ के रन में ये साल्ट फार्मिंग करते हैं, ठीक है। क्लास टाइम बेटा हाँ 55 तक तो खत्म हो ही जाती है, 5 मिनट का है आमिर अली बेटा, तो एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा आप करेंगे थोड़ा सा हम करेंगे, ठीक है। तो साल्ट फार्मिंग अगरिया समुदाय कर रहा है, कच्छ के रन में कर रहा है। और यहाँ पर आयोडीन किस में पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है आपके जो समुद्र का नमक है उसमें आपका आयोडीन पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? जो सी फूड होता है वो भी स्रोत है, सोर्स, स्रोत को क्या लिखेंगे? सोर्स। सोर्स क्या है? सी फूड। सी फूड क्या है? समुद्री भोजन, जैसे कि जितनी भी मछली है, काई है, जो समुद्रों में मिलती है ना। दीपक यादव, हाँ बिल्कुल बात है, ठीक। वो तो मैंने हंसने के लिए कहा, उनके अंदर आयोडीन की कमी हो गई है, माओ का दोष नहीं है, उनके अंदर कमी हो गई है। सी फूड, सी फूड है, इसमें सी फूड में क्या आ जाएगा? फिश आ जाएगी, और क्या आ जाएगा? समुद्री सलाद आ जाएगी, समुद्री सैलड, है ना। इसमें क्या मिल रहा है? इसमें आयोडीन पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? सभी को समझ में आ गया? और इसकी कमी से क्या हो रहा है? समुद्री सलाद मतलब समुद्री शैवाल है, ये याद रखना। किसी को समुद्री शैवाल का नाम याद है? बताओ जल्दी से, किसी को समुद्री शैवाल का नाम याद है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, समुद्री शैवाल बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता है, घोड़ तैयारी करने वाले लोगों को नहीं पता होता है। समुद्री शैवाल का नाम होता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया बहुत सारी दवाइयों में यूज होता है। लेमिनेरिया जो है शैम्पू में भी यूज होता है बच्चों। एक शैवाल है जिसका नाम है लेमिनेरिया, ये लेमिनेरिया शैम्पू में यूज होता है। और ये जिनके बाल गिर रहे होते हैं, हेयर फॉल हो रहा होता है, उनके लिए। प्रगति को याद है, गुड। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना इज अ रिच इन प्रोटीन, भारत, है ना, ये प्रोटीन में रिच है। लेमिनेरिया जो है वो आयोडीन युक्त है, तो समुद्री शैवाल भी इसका सोर्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन क्या है? लौह तत्व। जब हम बात करते हैं किसकी? आयरन की, तो आयरन क्या है? लौह तत्व है, ठीक है। आयरन कहाँ मिलता है भाई? सबसे ज्यादा आयरन जो मिलता है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। कैसा होता है समुद्री शैवाल? मैम फोटो दिखा दो, कल दिखाऊंगी, ठीक है। आज फोटो नहीं है मेरे पास, कल मैं दिखाऊंगी इसका फोटो। कल आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश है। अगर इस चैप्टर में कुछ भी बचेगा ना तो हम उसको 2, 4, 5, 10 पॉइंट में फिनिश कर लेंगे। कल आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है और वो है जीवों में विविधता। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और वो चैप्टर आपका सीधा कनेक्ट हो जाता है सिलेबस में क्लासिफिकेशन से। तो एनसीईआरटी ने इस बार खास क्या किया है? एनसीईआरटी जहां भोजन से शुरू करती थी, अब भोजन से शुरुआत नहीं की है उसने, अब उसने शुरुआत की है सजीवों में विविधता से। उसकी बात हम कल पढ़ेंगे, कल मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी को ज्यादा लगाऊंगी, ठीक। तो यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स, आयरन, आयरन किस में पाया जाता है? जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उन सब में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, चुकंदर में बच्चों, आधा चुकंदर, आधा सेब और छोटा सा टुकड़ा गाजर का अगर मिला के जूस रोज पियोगे ना तो 40 दिन के अंदर ना एकदम चुकंदर जैसे लाल हो जाओगे, आपको पता है
है ना। चुकंदर में इतना आयरन है, तो आप अगर चुकंदर खाते हैं सैलड में, जूस में, तो अब वो खाने में थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, उसका टेस्ट नहीं अच्छा है, बकबका टाइप का टेस्ट है, लेकिन आपके गाल लाल हो जाएंगे, आपका माइंड एकदम स्मार्ट हो जाएगा, शार्प हो जाएगा अगर चुकंदर, अनार, हरी सब्जियां आप खाते हैं, क्योंकि उनमें भरपूर आयरन है। ठीक है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में, चुकंदर में, अनार में आयरन की कमी में हमें सबको ही पता है कि क्या हो जाता है, एनीमिया, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, खून की कमी। अब यहाँ मजेदार बात मैं बताती हूँ, हमारा आयरन कहाँ पर है, आरबीसी, आरबीसी में ही तो है। आरबीसी बनी हुई किसकी है, आरबीसी बनी हुई है हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन, मैं मिक्स करके लिख रही हूँ, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन क्या है, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन है प्रोटीन, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, आगे तक के लिए है, याद रखना। और हीम है आयरन पिगमेंट, आयरन पिगमेंट। तो हमारी बॉडी में ये आयरन क्या काम करता है, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में आयरन उस सीट की तरीके से है जिस पर जाकर ऑक्सीजन बैठ जाती है। हीम इज कैपेबल टू बाउंड एंड फ्री टू ऑक्सीजन, हीम ऑक्सीजन को पकड़ने और छोड़ने के लिए उत्तरदायी है। हीम ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, है ना। हमने बचपन में एक वो पढ़ी थी ना पोयम, तितली उड़ी उड़ के चली, हाँ, सीट ना मिली, तो क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा, तितली उड़ी उड़ के चली, बस में चढ़ी, है ना, सीट ना मिली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे हट बदमाश। तो यहाँ पर तितली, ऑक्सीजन उड़ी, उड़ के चली, कहाँ चली, ब्लड में चली, सीट ना मिली, क्यों ना मिली, क्योंकि उसकी सीट क्या है, ऑक्सीजन की सीट है हीम। ऑक्सीजन कहाँ आके बैठती है, ऑक्सीजन हीम के पास आके बैठती है। और सीट कब नहीं मिलेगी, जब हीम से कुछ और जुड़ा होगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। आप ध्यान दो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं समझा रही हूँ आपको। जब हम रात में अंगीठी जलाकर सर्दियों में सोते हैं तो दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। क्यों हो सकती है, कि अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और वो जाके हीम से जुड़ जाती है। तो तितली की सीट तो गायब हो गई ना, समझ में आया। मतलब हीम की सीट क्या है ब्लड के अंदर, हीम सीट है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ती है, हीम से जुड़ती है। तो आयरन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, जितना हमारी बॉडी में आयरन होगा उतना ही हमारी बॉडी का ब्लड हेल्दी होगा, हमारी कोशिकाओं तक वो ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। और हमारे लिए तो सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन ही है ना, है या नहीं। तो आयरन की कमी, हमारे शरीर में किसकी कमी, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी तो हमारा दिमाग प्रॉपरली काम नहीं करेगा। अब आप सोचिए, जिस लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ते हैं, अगर उस लाइब्रेरी में चारों तरफ से एकदम क्लोज हो जाए, सब पैक्ड हो जाए, सब पैक, हवा ही नहीं आ रही है, दम सा घुट रहा है, दिमाग लगता है पढ़ाई में, नहीं लगता। तो हमें हमेशा कहाँ पढ़ना चाहिए, हवादार जगहों पर बैठ के ही पढ़ना चाहिए। ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पर बाहर की हवा आ ही ना पाए, है ना, ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना चाहिए। अली आप जा सकते हैं, 2-3 मिनट की क्लास है, आप वो कल कर लीजिएगा बेटा। तो 2-4 मिनट और क्लास लूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा आयरन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, इट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक, इट इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ये रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। तो कहने को तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी से भी ऊपर की चीजें पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, रक्त का ये महत्वपूर्ण घटक है और इसकी कमी से सांस लेने में कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि सीट है ये किसकी, ऑक्सीजन की।
समझ में आ रहा है? जहां ऑक्सीजन बैठेगी ये उसकी सीट है। तो इतना हो गया, ये चीजें समझ में आ गई। अब हमने जो हमारे दिए गए थे क्या, हमारी एनसीईआरटी में भोजन के महत्वपूर्ण घटक दिए गए थे, तो हमने कार्बोहाइड्रेट, हमने ग्लूकोज, हमने खनिज, ये सब हमने पढ़ लिया। एनसीईआरटी साफ कहती है कि जितने भी खनिज हैं, विटामिन हैं, अगर वो आपके खाने में बहुत ज़्यादा पक रहे हैं, एक ये बात आती है ना कि खाने को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, खाने को बहुत ज़्यादा पकाने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो खाने को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। और विटामिन सी तो पकाते ही नष्ट हो जाता है। विटामिन सी हर ताप हीट सेंसिटिव है। यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, जो एक पॉइंट लिखवा देती हूँ। विटामिन सी इज हीट सेंसिटिव। विटामिन सी इज हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव का मतलब ताप संवेदी है। ठीक है, विटामिन सी क्या है? ताप संवेदी। ये लो, और इसको ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। विटामिन सी ताप संवेदी है, हीट सेंसिटिव है। जैसे ही हम गर्म करते हैं विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो किसी भी ऐसी चीज में, लेकिन आंवले का विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक पॉइंट रह गया है, और वो हमारा रह गया है फाइबर। ठीक है, तो हमारे भोजन में जो महत्वपूर्ण घटक है, वो महत्वपूर्ण घटक क्या है? वो महत्वपूर्ण घटक है फाइबर। तो फाइबर के बारे में बच्चों मैंने आपको समझा दिया था। आयरन हो गया, ठीक है, ये आपके पास लिस्ट है किसकी। अब मैं जो लगाऊंगी ना एनसीईआरटी, अभी तो मैंने ये डायरेक्ट ऐसे लगा दिया आपको ये दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पे लिस्ट है, और इसको मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब जो हम एनसीईआरटी लगाएंगे वो ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्म में लगाएंगे, ताकि आपको एनसीईआरटी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए। क्लियर हो गया? तो पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर जो मुझे पढ़ाना है, जो चैप्टर पढ़ाने हैं, जैसे कल का जो चैप्टर है वो आपका 6th क्लास में भी है और 7th क्लास में भी है, मैं कंबाइन करके पढ़ाऊंगी। तो मैं उन चैप्टर की पीडीएफ फॉर्म में आपको लगा दूंगी, ताकि वो पॉइंट आपको मिल जाए जो वहाँ पर लगे हुए हैं। तो जो फाइबर्स होते हैं वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, हमने बात की थी कि फाइबर हमारे भोजन का मुख्य तत्व है ना। फाइबर्स जरूरी हैं। तो अगर फाइबर की कमी रहेगी तो मल त्यागने में प्रॉब्लम होगी। ये मैंने आपको समझा दिया था कि मल त्यागने में क्या होगी, फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, आपकी एनसीईआरटी ने ये एक और चीज दी गई है। ये देखिए, मशरूम कहाँ उगते हैं? अंधेरे में उगते हैं, और मशरूम इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये मैंने आपको दिखाया नहीं था पहले। मशरूम किसका सोर्स है? प्रोटीन का सोर्स। ठीक है, मशरूम प्रोटीन का सोर्स है। हाँ, राधे करम मैम, राधे 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 राधे। अच्छा, प्रिया कह रही है मैम बहुत अच्छा समझाती हैं। हाँ, आपको बहुत लाइक करती हूँ। थैंक्स बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब हम आते हैं, मल वाली बात हमने कर ली थी कि फाइबर्स हमारी बॉडी में होते हैं, और वो क्या है, फाइबर जो है उसके लिए ज़रूरी है मल त्यागने के लिए। अब आपकी एनसीईआरटी एक चीज़ और देती है, वो एक साइंटिस्ट का नाम देती है बच्चों। और साइंटिस्ट कौन है? कोलुथुर गोपालन। साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक। अब ये आपको याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि एनसीईआरटी में ये नया आया है। कोलुथुर गोपालन का नाम एनसीईआरटी में नया जुड़ा है। 1918 से 2019 तक इन्होंने किसके बारे में बात बताई थी? इन्होंने मध्याह्न भोजन, यहाँ से 2002 में मध्याह्न भोजन शुरू हुआ था, उसमें इनका योगदान है। कोलुथुर
गोपालन, इनका नाम याद रखेंगे आपको। फिर एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में ना परीक्षण दिया गया है। परीक्षण किसका परीक्षण दिया गया है, इस जो भोजन के घटक हैं उसका, जैसे स्टार्च, स्टार्च को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आलू, आलू में स्टार्च है, कैसे पता चलेगा इसमें स्टार्च है, तो यहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं आयोडीन टेस्ट। ठीक है, आयोडीन टेस्ट, तो आलू कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। आयोडीन टेस्ट से स्टार्च का पता चलता है। ठीक, ये आपका दिया है आयोडीन टेस्ट है स्टार्च के लिए। ठीक, तो अब एक बात यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि चावल है, चावल में क्या है, स्टार्च है। ठीक है, चावल में स्टार्च है, तो अगर चावल को मुंह से कुचल लिया जाए तो ये बताओ मुझे, क्या मुंह से कुचले हुए चावल में और उबले हुए चावल में किस पर स्टार्च का परीक्षण होगा। एक चावल है, मैंने उबाले, चावल उबाले, भगोने से निकाले, एक कटोरी ये है, एक कटोरी ये है, इस एक कटोरी में जो चावल थे वो मैंने सारे खा लिए, मुंह से कुचल दिए, अच्छी तरीके से कुचल दिए और कुचल के एक अलग तरफ निकाल लिए। अब मैं दोनों पे आयोडीन का टेस्ट करना चाह रही हूँ, इस पे भी और इस पे भी, किस पे पॉसिबल है, जल्दी से बताओ, 1 मिनट रह गया, जल्दी से बताओ। आयोडीन का टेस्ट किस पे पॉसिबल है, मुंह से कुचले हुए पर कि पके हुए पर। तो बच्चों इस चीज को हम यहीं तक रोकते हैं, मुंह से कुचले हुए पर आयोडीन टेस्ट पॉसिबल होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जो चावल कहाँ पर थे, मुंह में थे, ये चावल कहाँ थे, ये मुंह में थे। ठीक है, इनको कुचल दिया गया और कुचलने पर इनमें क्या मिला लिया गया, इसमें मिला कौन, टायलिन, टायलिन मिला। टायलिन क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज, ये जो यहाँ का स्टार्च था, इस स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, स्टार्च किस में बदल गया, माल्टोज में। तो जो मुंह से कुचले हैं उन पर आयोडीन का टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर याद रखो, मुंह से कुचले हुए चावल पर, ठीक है, आयोडीन टेस्ट नहीं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मुंह से कुचले हुए चावल पर आयोडीन टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि टायलिन ने स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया। माल्टोज इज सिंपल शुगर, जो उबले हुए चावल हैं उनके अंदर है स्टार्च, उन पे आयोडीन का टेस्ट हो जाएगा, आलू पर आयोडीन का टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आलू में है स्टार्च। तो स्टार्च के टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, आयोडीन। आज की क्लास इतनी ही, ये चैप्टर लगभग फिनिश हो गया है, इसमें 1-2 पॉइंट जो बचे हुए हैं उसको हम कल की क्लास में पहले पॉइंट फॉर्म में देख लेंगे। 6 क्लास की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और अली आपके लिए बस थोड़ी सी 5 मिनट की क्लास छुट्टी है बेचा, धीरे धीरे टाइम एडजस्ट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक, तो अब यहीं पर खत्म करते हैं क्लास को। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, मिलते हैं कल इसी समय पर नए चैप्टर के साथ।